आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो रेलवे टारगेट बैच चल रहा है। तो चलिए, क्लास में अगर आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये सारी बातें तो आप लोग पहले से जानते ही हैं। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। आपसे पूछा गया है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जल्दी से बताएंगे, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। ध्यान में रखना है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। मैं आपको बता दूं एक बात और, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले क्या हुआ करती थी। अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। आपको लिखना है कि भारत की राजधानी दिल्ली बनने से पूर्व, यानी कि 1912 से पहले जो हुआ करती थी वह कोलकाता हुआ करती थी। ध्यान में रखेंगे। और जब दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको लिखना है कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, यमुना नदी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1912 ईस्वी। ध्यान में रखना है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी। और इससे पहले यानी 1912 ईस्वी से पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वह कोलकाता हुआ करती थी। ध्यान में रखना है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है अगर आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। और अगर दिल्ली पूछे तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इन सारी बातों को यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? यहाँ पे सवाल है आपसे, कुतुब मीनार किसने बनवाया? ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? तो मैं आपको बता दूं कि 5वीं मंजिल जो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ध्यान में रखना है, 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सभी लोग एक बात और ध्यान में रखें कि जब क्वेश्चन डील कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अस्थिर होकर के क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप आंसर कीजिए। ठीक है, आप जल्दी से यहाँ पे अपना आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक भी मार सकते थे, लेकिन तब उस स्थिति में आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पूछा गया 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो जो 5वीं मंजिल पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। जबकि कुतुब मीनार की नींव केवल रखवाई थी किसने? जब नींव पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। ठीक है। और इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? नींव के बाद वाली पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल से पहले मैंने जो आपको बताया है वो थोड़ा सा डिटेल्स आप यहाँ पे देख लेंगे। ये डिटेल है, आपको यहाँ पे मालूम है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन, जो मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन, ये तो डिटेल मैंने बता ही दिया है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला स्लाइड। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत का कुल क्षेत्रफल विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल विस्तार कितना है? तो आपको बस एक क्षेत्रफल विस्तार नहीं ध्यान में रखना है, आपको एक फ़ोन नंबर ध्यान में रखना है। और फ़ोन नंबर कितना है? आपको फ़ोन नंबर ध्यान में रखना है 3287-263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल का विस्तार का फ़ोन नंबर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 3287-263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3287-263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल विस्तार का फ़ोन नंबर है। इसको फ़ोन नंबर की तरह ध्यान में रखेंगे तो आपको जल्दी और आसानी तरीके से ध्यान में रहेगा। ठीक, चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? आपको बताना है कि पूरे विश्व में जो भारत है उसमें पूरे विश्व का भारत कितना प्रतिशत है मात्र? जल्द से बताइए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2.42%। ध्यान में रखेंगे, 2.42% यहाँ पे
राइट आंसर होगा 2.42%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे जब देशांतरीय विस्तार पूछे तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। लेकिन अक्षांशीय विस्तार पूछे तो, अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, जब अक्षांश पूछेगा तो यह आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे देशांतर पूछा है, जिस वजह से हमारा आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको बताना है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? जल्दी से बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ध्यान में रखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, तो उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कोल कहेंगे। ठीक है, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, अगर उत्तरी पूछता, उत्तरी बिंदु, तो आप कहते हैं इंदिरा कॉल। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? प्रायद्वीपीय, यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर करेंगे जल्दी से, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु होगा। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, तमिलनाडु हमारा राइट आंसर है। तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, इसी को भारत का प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को कहा जाता है। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि कन्याकुमारी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सके। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद चक्र का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, नीला या फिर पीला? जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद चक्र का रंग कैसा होता है, आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद चक्र का रंग होता है नीला, यानी कि ब्लू। मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा है। राष्ट्रीय ध्वज में जो मौजूद होता है चक्र, उस चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कि चक्र में तीलियां कितनी होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। चक्र में 24 तीलियां होती हैं, और ये जो चक्र लिया गया है ना, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब अशोक स्तंभ की बात करें तो अशोक के द्वारा निर्मित ही बहुत सारे स्तंभ थे, उसी स्तंभ में से इस चक्र को लिया गया है। ठीक है, और इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। ठीक है, जो अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है यहाँ पे सवाल कि जो 24 तीलियां किस चीज़ का सूचक है, तो प्रगति का सूचक है। ठीक है, ये जो तीलियां हैं, या फिर यूँ कहें कि चक्र जो है, चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? तो प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, चलिए यहाँ पे देख लीजिए डिटेल मैंने आपको बता ही दिया। 2-3 बातें और आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई, आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई चौड़ाई पूछिए तो आप लॉ देखते हैं, लॉ कैसे लिखते हैं? जब आप लॉ को ऐसे लिखते हैं, लंबाई पहले पूछा लंबाई तब चौड़ाई, तो लॉ जो आप लिखते हैं, लॉ को अगर ऐसे कर देंगे तो ये 3 हो जाता है। तो जब भी अगर लंबाई पहले रहे और चौड़ाई बाद में, तो लॉ को आप ऐसे कर लेंगे तो ये 3 बन जाता है। इसीलिए देखेंगे 3:2 हमारा राइट आंसर होगा। लंबाई चौड़ाई पूछे तो, और चौड़ाई लंबाई पूछे तो क्या कहेंगे? तो चौ को आप करेंगे, चौ को आप ऐसे लिखते हैं
इसी चौक को अगर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको देख रहे होंगे कि ये 2 की तरह लग रहा होगा, ठीक है, ये 2 की तरह लग रहा है कि नहीं, तो 2 आप देख लीजिए, ये 2 है, तो इसी 2 को आप मानेंगे कि जब चौड़ाई पहले पूछे, जब 2 पहले लिखा जाए तो आप कहेंगे 2:3, ठीक है। जब चौड़ाई लंबाई पूछे तो आप कहेंगे 2:3, लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2, ठीक है। लंबाई ल आप लिखते हैं कैसे, 3 की तरह लिखते हैं ल, और चौड़ाई चौ को आप कैसे लिखते हैं, 2 की तरह। तो पहले जो पूछे ल पूछे तो लंबाई यानी कि 3 पहले होगा और 2 बाद में होगा, ठीक है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब अपनाया गया था, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, VVI क्वेश्चन। तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है एशिया महाद्वीप देश का। फ्रेंड्स, ये आप तो सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा जो भारत है एशिया महादेश में ही स्थित है, और श्रीलंका, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस 4 ऑप्शन को देखें ज़रा। चीन तो एशिया महादेश में ही स्थित है, पाकिस्तान भी एशिया महादेश में स्थित है, भारत भी एशिया महादेश में स्थित है, लेकिन ये जो श्रीलंका आप देख रहे हैं ना, ये जो श्रीलंका है ये खुद एक महादेश है, ठीक है। श्रीलंका एक खुद महादेश है, जिस वजह से श्रीलंका तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया एशिया महादेश में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप नहीं होगा, ये देश होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देश ध्यान में रखेंगे, द्वीप नहीं। तो हमारा थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे पूछा गया है सवाल कि दूसरा एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो दूसरा कौन है, भारत ही है। भारत ही है जो एशिया महादेश में दूसरा सबसे बड़ा देश है। और पहला कौन है, तो पहला की बात करें तो पहला चीन है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपसे पूछा गया, देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैप मैंने लगा दिया था, ये वर्ल्ड मैप है, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ल्ड मैप, और ये वर्ल्ड मैप का फिजिकल मैप है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात तो और बता दूं कि फिजिकल मैप की बात करें तो अध्ययन के लिए आप 2 मैपों का उपयोग करते हैं, एक तो फिजिकल मैप और दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है अगर आप इस क्लास में रहते हैं तो, ठीक है। आप अगर AK एकेडमी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि मैप हम लोग 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक पॉलिटिकल होता है और दूसरा फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में क्या पढ़ते हैं, पर्वत पठार और जो जलीय भूमि या फिर जल का जो भाग है, घास का मैदान है, ये सारे फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल मैप में हम देश और उसके राज्य और उसकी राजधानी, ये सारी बातें हम पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि पॉलिटिकल मैप पढ़ें तो पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़ते हैं, देश, राज्य और उसकी राजधानी और उसके बारे में जो भी क्षेत्र के बारे में विस्तार है और फिजिकल मैप में घास, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें फिजिकल मैप में पढ़ाई जाती हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो नहीं जानते होंगे, तो उनको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और चलते हैं अगले सवाल पे। आपको देखना है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत शिखर कौन है, जल्द से बताएंगे। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत शिखर कौन है पूछा गया है, तो यहाँ पे जल्द से बताएंगे अरावली, ठीक है। अरावली हमारा राइट आंसर होगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत शिखर कौन है, अरावली है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स किलिमंजारो है, किलिमंजारो की बात करें तो अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो कहाँ का है, अफ्रीका महादेश का। किलिमंजारो अफ्रीका महादेश का ये क्या है, पर्वत है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। हमारे क्लास का अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, यानी कि वैसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, किस भारतीय राज्य में। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, MP जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, शॉर्टकट में MP कहते हैं। MP यानी कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है, MP। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, MP कहीं भी नहीं है। गोवा की बात करें तो
गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और ये दक्षिण भारतीय राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से। फ्रेंड्स, जो भी बातें मैं आपको बोलता हूँ वो सारी बातें आपको नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करनी है। इससे आपका एक क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ जो डिटेल क्लास चलती है वो भी आपका कवर हो रहा है। ठीक है, तो गोवा ध्यान में रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और ये दक्षिण भारतीय राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे एमपी की बात की गई तो सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है। महाराष्ट्र में आपसे पूछा जा सकता है कि ज़िलों की संख्या कितनी है, तो महाराष्ट्र में ज़िलों की संख्या आप कहेंगे, महाराष्ट्र में ज़िलों की संख्या 35 है, यानी कि 35 ज़िला है महाराष्ट्र में। केरल की बात करें तो केरल में ज़िलों की संख्या आप कहेंगे कि केरल में ज़िलों की संख्या 14 है, ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। राजस्थान की बात करें, थोड़ा सा हम लोग ज़िला भी देख लेते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एमपी, ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर एमपी होगा। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है भारत में, एमपी में पाया जाता है। और उसके बाद गोवा के बारे में मैंने बताया कि गोवा क्या है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात, राजस्थान में ज़िलों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ज़िलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में ज़िलों की संख्या है 33 है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है महाराष्ट्र में ज़िलों की संख्या, तो महाराष्ट्र में 35 है ज़िलों की संख्या महाराष्ट्र में। ठीक है, और केरल में ज़िलों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो केरल में ज़िलों की संख्या आप कहेंगे कि 14 है ज़िलों की संख्या। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बिहार में मौजूद टाइगर रिजर्व का नाम बताएं। बिहार में मौजूद टाइगर रिजर्व का नाम बताएं। तो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है बिहार में, उसका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बिहार में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है वाल्मीकि। चलते हैं अगले सवाल पे। और टाइगर रिजर्व की मतलब क्या है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा संरक्षण किसको दिया है, टाइगर नाम ही है तो टाइगर को ही संरक्षण दिया जाएगा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसका डिटेल देख लेते हैं, और आगे कोई डिटेल है नहीं, तो डिटेल है नहीं, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक सवाल और कि जो बिहार में टाइगर की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में टाइगर की संख्या कितनी है। ठीक है, टाइगर बहुत कम हो गए हैं हमारे पूरे देश में, लेकिन अभी भी हमारे भारत में 80% टाइगर हमारे भारत में ही मौजूद हैं। कुल क्षेत्र, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 80% टाइगर हमारे अभी भी भारत में ही है। ठीक है, और 31 टाइगर हमारे बिहार में मौजूद हैं, ध्यान में रखेंगे। और बिहार में मौजूद, आपसे पूछा गया है यहाँ पे सवाल कि बिहार में मौजूद टाइगर रिजर्व का नाम है, तो वाल्मीकि। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वहाँ पे देख लीजिए, ये चित्र आपके लिए दिखाया गया है कि टाइगर है, गैंडा है, तेंदुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। चलिए, एरिज़ोना मरुस्थल आपसे पूछा गया है, एरिज़ोना मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे एरिज़ोना मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि एरिज़ोना की बात की गई है तो एरिज़ोना अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महादेश के अमेरिका में स्थित है। आप बार बार उत्तरी अमेरिका का नाम सुनते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की बात जब भी आती है तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल आपसे पूछा गया है। देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एरिज़ोना मरुस्थल अमेरिका में स्थित है, और अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। विक्टोरिया जो मरुस्थल है वह कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है विक्टोरिया मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो यह भी ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो यहाँ पे है, विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल, ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो मरुस्थल, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल। और मोजेब मरुस्थल आपसे पूछे कि मोजेब मरुस्थल किस महादेश में है, तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है मोजेब मरुस्थल। उसके बाद थार मरुस्थल की बात करें तो यह भारत में स्थित है, थार मरुस्थल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। ये सारा अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन की गिनती करें तो जितने लाइन आप देख रहे हैं उतना क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है।
और जो भी बातें बताई जाती हैं उसको अपने कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपसे जो पूछा गया था यहाँ पे आप थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इसका गठन कब किया गया, इसको मान्यता कब मिला कि गंगा एक भारतीय नदी है, भारतीय राष्ट्रीय नदी है? तो इसको मान्यता मिला था 2008 में। ध्यान में रखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और इसको मान्यता कब मिली थी राष्ट्रीय नदी के रूप में? तो 2008 में मिली थी। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका है 2510 किलोमीटर। हाँ, 2510 किलोमीटर इसकी जो है क्या है, लंबाई है, लेंथ है। ठीक है, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है सीधे के सीधे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? उस समय हमारा राइट आंसर होगा गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 2510 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और इसको राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। यहाँ पे सारी नदियों का जो है क्षेत्रफल, लंबाई आपको बताया गया है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी 1465 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो बात करें तो 1465 किलोमीटर। भारत को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित की गई, मैंने अभी आपको बताया है। और इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर हो गया। भारत की राजधानी दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कील नहर की बात करें, कील नहर, तो यह सबसे व्यस्त नहर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे व्यस्त नहर कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे? कील नहर सबसे व्यस्त नहर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना है। मैं आपको बार बार ये बातें कह रहा हूँ इस वजह से, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं और इस बात को लिखें अपने कॉपी में। न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कौन है? जल्दी से बताएंगे, न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कौन है? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कश्मीर। ठीक है, कश्मीर यहाँ पे राइट आंसर होगा। कश्मीर का जो लेह है, कश्मीर का जो लेह है, यहाँ पे न्यूनतम यानी कि 9 के बराबर वर्षा होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए अधिकतम वर्षा वाला राज्य, तो वो होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय अधिकतम वर्षा वाला राज्य है। मेघालय में ही है, कौन सा? मासिनराम जगह है, वहीं पे अधिकतम वर्षा होती है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन है? जल्दी से बताएंगे। तट रेखा पहले समझ लीजिएगा आप। तट रेखा उस स्थान को कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी नदी से या किसी तालाब से या यूँ कहें कि किसी समुद्र से लगा हुआ है। तो वैसा कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे ज़्यादा भाग उसका समुद्र से लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। ध्यान में रखेंगे, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा गुजरात। ध्यान में रखेंगे। गुजरात में ज़िलों की संख्या मैं आपको बता दूं कि गुजरात में ज़िलों की संख्या कितनी है, तो 33 है। गुजरात में ज़िलों की संख्या, राजस्थान में ज़िलों की संख्या, दोनों में 33 है। ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। सॉरी फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे कोई स्लाइड नहीं क्रिएट किया गया है, जिस वजह से मैं आपके लिए केवल इतने ही क्वेश्चन ला सका इस क्लास में। और मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK GS क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।